बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है। उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूँ। कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है।
बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं।
और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएं। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ सही कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर गोपाल कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए।
शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर गोपाल कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूं। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रहाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? गोपाल की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। गोपाल पैसे ले लेता है और बहुत भरी मन से पत्नी और बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ले सुन बे चंगुल, दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं 9-2-11 होना है। सन बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी मैं कहूं कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल गोपाल का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूं। अजीब लोग हैं शहर के, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में गोपाल की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वो काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाई। थोड़ी देर में रात हो जाती है। गोपाल के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वो काफी परेशान इधर उधर घूमता रहता है। रास्ते में उसे एक गरीबों की बस्ती दिखती है। वो उसी ओर जाता है। एक झोपड़ी के पास जाकर वो आवाज लगाता है, कोई है? अंदर कोई है क्या? झोपड़ी में से एक बुढ़ी अम्मा निकलती हैं। कौन है? तुम कौन हो बेटा? बुढ़ी अम्मा को देख पहले तो गोपाल चुप रहता है और सोचता है कि मदद मांगू या नहीं, लेकिन बुढ़ी औरत के बार बार पूछने पर गोपाल बोलता है, अम्मा, मैं बहुत दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ और 2 चोरों ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। सुबह से भूखा इधर उधर घूम रहा हूँ और मैं इस शहर में किसी को जनता भी नहीं जिससे मदद मांगू। कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अम्मा, क्या सिर्फ आज की रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ क्या? सुबह होते ही मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। आओ बेटा, अंदर आओ। बुढ़ी अम्मा गोपाल कुछ खाने को देती हैं और खाना खाने के बाद गोपाल के मन में अम्मा को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, सबके सवाल पूछने लगता है। अम्मा,
क्या आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? और अम्मा अपने मुझ पर एक बार में ही विश्वास कर लिया। इस तरह तो कोई भी चोर आपके घर आ सकता है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सब मेरी मदद करते हैं। रही बात तुम पर विश्वास की, तो तुम ही बताओ बेटा, मेरी झोपड़ी में चोरी करने लायक कौन सी चीज़ है? इसी तरह कुछ देर की बातचीत के बाद बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें मोहन के पास ले चलूँगी, वो तुझे कुछ न कुछ काम ज़रूर दिलवा देगा। गोपाल एक कोने में आराम से सो जाता है। अगली सुबह अम्मा गोपाल को मोहन के पास ले जाती हैं। राम राम अम्मा, कैसे हो? और ये आपके साथ कौन है? राम राम बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, गांव से शहर, काम की तलाश में आया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो इसे दिलवा दो। ठीक है अम्मा, मैं इसे फैक्ट्री ले जाता हूँ, वहां पर मजदूरों की जरूरत है। सुनो, मजदूरों वाले काम कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ भाई, कोई भी काम कर लूंगा। गोपाल मोहन के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। मोहन फैक्ट्री के बड़े मालिक से बोलकर गोपाल को काम पर रखवा देता है। देखो गोपाल, यहाँ एक बोरी ढोने के 5 रुपए मिलते हैं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दिन में कितने बोरी ढोते हो। हाँ ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। गोपाल और मोहन दोनों काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करके गोपाल को कुल 100 रुपए मिलते हैं। वो बहुत खुश होता है और शाम को बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। अम्मा, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने न ही मुझे छत दिया, बल्कि मुझे काम पर भी लगवा दिया। देखो अम्मा, मुझे आज पूरे 100 रुपए मिले अम्मा। मैं मेरी पहली कमाई आपको देना चाहता हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? भला मैं क्या करूंगी ये पैसे? ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू ही रख। अम्मा, मोहन भाई ने बोला है कि कल वो मुझे एक कमरा भी दिला देंगे। बूढ़ी अम्मा गोपाल ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा, तुझे अभी तू मुझे अपनी माँ समान मानकर अपनी पहली कमाई दे रहा था और दूसरे ही पल पराया कर दिया और यहाँ से जाने की बात करने लगा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। बस मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए। भला मुझ बुढ़िया को तेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ? तू मेरे पास ही रहकर काम कर। अगर तू इस शहर में कमरा ले लेगा तो तू तेरी कमाई से कुछ नहीं बचा सकेगा। गोपाल को अम्मा की ये बात सही लगती है और वो बोलता है, हाँ अम्मा, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। अम्मा, मैं बहुत मजबूरी में अपने बीवी बच्चों को गांव छोड़कर शहर आया हूँ। बच्चों को पढ़ना है, गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। पता नहीं अम्मा, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। बेटा, तू चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने ही खेत में बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रही थी और उन सब्जियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इधर गोपाल दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल रखता है। अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आया हूँ और सुबह मटके में भी पानी भर लाया हूँ। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तू ये सब काम मत किया कर, मैं ये सारे काम कर लूंगी, तू तो बस अपना काम कर। नहीं अम्मा, आप इस उम्र में कितना काम करोगी? मेरे आने से आपका काम भी तो बढ़ गया है। ठीक है अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं। गोपाल अच्छे खासे पैसे जोड़ लेता है और एक दिन अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैंने अब इतने रुपए जमा कर लिया है जिससे साहूकार का कर्ज उतर जाएगा और 2-3 महीनों का घर खर्च भी निकल जाएगा।
अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊं। उनके बिना मेरा जीना मुश्किल है और पता नहीं शांति कैसे घर खर्च जुटा रही होगी। हाँ बेटा, तू ठीक सोच रहा। अब तुझे गांव लौट जाना चाहिए। बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अम्मा, मैं अकेले गांव नहीं जाऊंगा। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी और अब आप हमारे साथ ही रहोगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? भला मैं तेरे साथ? अम्मा, अब तक आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी, अब आप मेरी सारी बात मानेगी। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मा, आप अपना जरूरी सामान बांधो, हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। गोपाल की जिद के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती और अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे गोपाल भाई और अम्मा, तुम दोनों बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिलवाया, और दूसरी बात कि मैं अम्मा को लेकर अपने गांव जा रहा हूं। अब अम्मा हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो गोपाल। चलो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। शाम को गोपाल और अम्मा गांव अपने घर पहुंचते हैं। गोपाल के बीवी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपाल बूढ़ी अम्मा के बारे में सब कुछ शांति को बताता है। शांति भी बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद करती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़ी अम्मा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। अम्मा भी अब उनके साथ बहुत खुश थीं। एक दिन गोपाल शांति से बोलता है। शांति, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। मेरा शहर जाना, वहां जाते ही मेरा सामान चोरी होना और फिर मेरा बूढ़ी अम्मा के घर जाना, ये सब भगवान के रचाए खेल थे ताकि बूढ़ी अम्मा को एक परिवार मिल जाए और हमें एक माँ। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपके जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो जो आपको समझने कि ये सब क्यों हो रहा, तो समझ लेना कि उसके पीछे भगवान ने जरूर कोई खेल रचा हुआ है। शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। विक्रम गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की कमाई होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह चल रहा था। वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उनका घर बहुत जर्जर था। बारिश होते ही दीवारें भीग जाती और छत से पानी टपकता। विक्रम के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपना घर ठीक करवा सके। गांव के अमीर लोग उसे और उसकी पत्नी को नीची नजरों से देखते और हर जगह उन्हें तिरस्कार मिलता। एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। विक्रम का घर कच्चा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगा कि तूफान में उसका घर कहीं उड़ न जाए। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी कीमती सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया सुनील के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। विक्रम और उसकी पत्नी दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। विक्रम का घर कच्चा था पर उसके भाई का घर पक्का मकान था। सुनील भैया, अरे ओ सुनील भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। तुम जाओ और अपने घर में ही रहो। तेरे सामान के लिए मेरे पास जगह नहीं। मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। उस रात विक्रम ने समझ लिया, दुनिया में कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ स्वार्थ की दीवारें हैं। विक्रम और अनीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते। विक्रम और अनीता ने सारी रात भीगते हुए बिताई।
जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने विक्रम या विक्रम की पत्नी अनीता जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे देखो, भिखारी विक्रम की पत्नी पानी भरने आ गई। रुक, नहीं तो हमारे बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? अनीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। मैं मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। विक्रम मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। गांव में एक बड़ा संगीत महोत्सव आयोजित हुआ। दूर दराज से कई अमीर मेहमान आए। उसी दौरान एक मशहूर संगीतकार राजदीप भी वहां आ रहा था। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण संगीतकार राजदीप की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह कितनी भी मेहनत करने के बाद नहीं निकल रही थी। साथ ही बारिश भी बेकाबू हो रही थी। राजदीप ने गांव वालों से मदद मांगी, पर सबने बारिश और गंदगी का बहाना बनाकर उसे अनदेखा कर दिया। उधर विक्रम, जो नया काम ढूंढते हुए लौट रहा था, तभी उसने देखा राजदीप की गाड़ी कीचड़ में और राजदीप मदद के लिए आवाज लगा रहा है। विक्रम बिना एक पल घमवाए दौड़ा। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम पीछे से धक्का देना। विक्रम ने पूरा जोर लगाकर उसकी कार बाहर निकाली। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी से राजदीप उतरकर विक्रम के पास जाता है। राजदीप ने विक्रम से पूछा, भाई तुम कौन हो? तुमने इतनी बुरी हालत में भी मेरी मदद क्यों की? ये लो तुम्हारी मेहनत का इनाम। मेहनत की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती साहब, मदद करना हमारा फर्ज है। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको विक्रम, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा जी। राजदीप विक्रम को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। विक्रम पीछे बैठकर राजदीप को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ अनीता, हमारे घर साहब आए हैं, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। विक्रम, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप यह सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो, जहाँ मेहनत और ईमानदारी की सबसे ज्यादा कीमत है। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान इस गांव के लायक नहीं। आज से तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। यह सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद राजदीप अपनी गाड़ी से विक्रम के घर आए। विक्रम और उसकी पत्नी पूरा सामान लेकर
राजदीप की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। यहाँ तक कि विक्रम का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। राजदीप विक्रम और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। विक्रम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह राजदीप के साथ काम करने लगा। विक्रम का घर बहुत सुंदर था। अब विक्रम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। कुछ महीनों में विक्रम की जिंदगी बदल गई। अब वही गांव वाले जो उसे तिरस्कार करते थे विक्रम को सम्मान से बुलाने लगे। यहाँ तक कि उसका भाई सुनील भी अब अफसोस करता था और विक्रम से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस भाई ने विक्रम का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह विक्रम को भाई भाई कहता नहीं थकता था। विक्रम ने अपनी ईमानदारी, मददगार स्वभाव और कठिन मेहनत से एक नई पहचान बनाई। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। विक्रम ने साबित कर दिया, गरीबी गुनाह नहीं, गर्व से जीने की प्रेरणा।